सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी का जो हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है उसका आज नेक्स्ट लेक्चर है। तो लेक्चर है इंडिया सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कर लो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कंटिन्यू करते हैं जो इंडियन पॉलिटी का हमने कोर्स जो है स्टार्ट किया हुआ, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप क्या है कि ओवर द ईयर्स जो बैलेंस ऑफ पावर था बिटवीन सेंटर एंड स्टेट हैज़ इवॉल्व। जब इंक्रीज हुआ है स्टेट का असर्टेशन और अटेम्प्ट किया है कि डिसेंट्रलाइज करने का गवर्नेंस को। मतलब देखो, हम लोग अगर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं ना, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बातें तो इंडिपेंडेंस से पहले भी थी ना। इसीलिए तो हमने एक फेडरल फीचर अपनाया, क्योंकि ज़्यादातर जो है हमने क्या किया, फेडरल फीचर है कि पावर को शेयर किया जा सके, सेंट्रलाइज टेंडेंसी ना हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो। हमने 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया 1992 में, जिससे जो है पंचायत राज और लोकल गवर्नेंस का भी हमने जो है ग्रास रूट डेमोक्रेसी को डेवलप करने का इशू किया। तो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ और स्टेट्स का जो पावर और असर्टेशन है और अटेम्प्ट डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नेंस का वो इंक्रीज हुआ है एज वी हैव मूव्ड फ्रॉम 1947 टूवर्ड्स 21st सेंचुरी, ओके, 21st सेंचुरी, ओके। तो इसको हम पढ़ेंगे कि ओवर द ईयर्स कैसे इवोल्व हुआ, ठीक है। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा देखें जो 1950s से 1960s के बीच का है ना, तो एक बात यार, इनिशियली जो डिकेड था आफ्टर इंडिपेंडेंस का, मतलब 1950s से 60s के दौरान समझ लो, इंडियन पॉलिटिक्स जो थी वो हाईली सेंट्रलाइज थी। क्यों? क्योंकि लार्जली ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी सेंटर में भी और स्टेट में भी, जिसका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस था कहाँ, बोथ सेंटर और बहुत सारी स्टेट्स में भी, गवर्नमेंट्स में। और जो प्लानिंग कमीशन थी, जिसकी जगह आजकल नीति आयोग है, उसने फर्दर जो है सेंट्रलाइजेशन कर लिया था डिसीजन मेकिंग का। और क्या करती थी, प्रमोट करती थी एक यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जो है यहीं से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन जो है 5 ईयर्स प्लान्स के थ्रू जो होते थे ना, 5 ईयर्स प्लान्स हम आगे जाके इकोनॉमी में पढ़ेंगे जब हम इकोनॉमिक का कोर्स स्टार्ट करेंगे। 5 ईयर्स प्लान्स जो बहुत सारे डिसीजंस मेकिंग, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, ये सारे डिसीजंस जो है सेंटर से होते थे, रादर देन स्टेट गवर्नमेंट्स जो है अपने हिसाब से, अपने डाइवर्सिटी के हिसाब से इसको इवॉल्व करेगी। और जो गवर्नमेंट थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती थी स्टेट की गवर्नेंस में, किस तरह से स्टेट जो है एडमिनिस्टर होगी, इंक्लूडिंग थ्रू द यूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल भी बहुत बार लगा है, ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स में, ओके। ये जो है 1950s से जो है 1980s का दौरान था। अब 1980s और 1990s में क्या हुआ, रीजनल पार्टी का राइज हुआ। आपको मैंने बताया था कि 1970s के बाद ही जो है रीजनल, बहुत सारी स्टेट्स में जो है रीजनल पार्टीज आ गई थी, और 1980s के बाद तो बहुत ज़्यादा रीजनल पार्टीज डोमिनेट करने लगी। तो पॉलिटिकल लैंडस्केप जो इंडिया का था वो बिगेन टू चेंज, क्योंकि डिफरेंट आइडियोलॉजी की पार्टीज जो है इमर्जेंस हुई इन रीजनल पार्टीज़ की हर स्टेट में, और डिक्लाइन हो गया डोमिनेंस जो है कांग्रेस का स्टेट्स में जो है बहुत, क्योंकि अब रीजनल पार्टी भी जो है कांग्रेस के जो है क्या है, फेस टू फेस उनके जो है compete करने लगी। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट्स, बिहार जैसी स्टेट और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पावर जो है, रीजनल पावरफुल पार्टीज जो है पावर में आई और डिमांड की ग्रेटर ऑटोनॉमी, कि सेंटर का इंटरफेरेंस कम हो, हमें स्टेट्स में और ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, हम अपने हिसाब से फैसले लें, अपनी डाइवर्सिटी के हिसाब से लोगों को गवर्न करें, एडमिनिस्टर करें। तो फेडरलिज्म का डिबेट जो है वो प्रोमिनेंस गेन किया, और बहुत सारी स्टेट ने कॉल किया ग्रेटर डेवोल्यूशन ऑफ और पावर्स हमें मिलनी चाहिए, हमें और ऑटोनॉमी प्रोविंसेस में मिलनी चाहिए, अपनी स्टेट्स में मिलनी चाहिए। तो 1990s जो है सऊदी पंचायत राज सिस्टम आया, तो और डिसेंट्रलाइज्ड हुई लोकल गवर्नमेंट, स्ट्रेंथ मिली, पार्ट एंड एफर्ट टू डिसेंट्रलाइज पावर, और फर्दर जो है पावर क्या हुई, डिसेंट्रलाइज हुई, किसमें, फेडरल सिस्टम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब 2000 और उसके बियॉन्ड क्या हुआ, ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड तो हमेशा से थी। 21st सेंचुरी में देयर बीन ग्रोइंग डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, पर्टिकुलरली इन कंटेस्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में भी, रीजनल डेवलपमेंट में भी, और कल्चरल डाइवर्सिटी में विद द ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो रीजनल डेवलपमेंट और कल्चरल आइडेंटिटी अपनी प्रोटेक्ट करने के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने कहा कि हम खुद, तो नीति आयोग क्या किया गया, रिप्लेस कर दिया गया प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग एक डिसेंट्रलाइजिंग डिसीजन है, यहाँ सब लोगों को जो है, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इनको इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग में। तो 2015 में जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। ये एक स्टेप था टुवर्ड एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि आपस में इस फेडरल स्ट्रक्चर को हम कोऑपरेट करके चलाएंगे। तो मेनी आर्ग्यू दैट ही डज नॉट गो फॉर द टर्म्स ऑफ डिसेंट्रलाइजिंग पावर। कुछ लोगों का ये आर्ग्यू है कि इतना भी नहीं, लेकिन स्टेट लाइक कश्मीर, नागालैंड या मिजोरम को, जिनकी यूनिक नीड्स थी, उनके हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल फैक्टर्स की वजह से, तो सेंटर ने हैंडल किए। दीज रीजन्स हैव समथिंग बीन सीन एज इनसेंसिटिव ओवरली सेंट्रलाइज्ड और ओवर सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता था कि ये रीजन्स में जो है सेंटर्स जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपना डाल रही है ना, ये चीज़ें थी। अब कंटेम्प्रेरी इशू क्या है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में,
एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, देयर हैज़ बीन ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि मिलकर काम किया जाए, विच कॉल फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन बिटवीन यूनियन, कि यूनियन और सेंटर स्टेट गवर्नमेंट्स है दोनों मिल के पीपल्स के लिए काम करें। ये नहीं कि रीजनल ऑटोनॉमी के नाम पे तुम एकदम अलग हो रहे हो सेंटर से, नो, लेट्स बी टुगेदर एंड वर्क फॉर द पीपल। इनिशिएटिव जैसे जीएसटी है, जिससे क्या किया गया, एक दोनों के लॉज को कंकरेंट लिस्ट में डाल देंगे, दोनों पीपल एडमिनिस्टर कर सकते हैं टैक्सेस को, जिसने मल्टीपल स्टेट्स और सेंट्रल टैक्सेस को जो है एक पॉजिटिव स्टेप था टुवर्ड इंप्रूविंग कॉपरेशन, है ना। हाउएवर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी हैज आल्सो लेड टू कंसर्न्स अमंग द स्टेट, जिनका लॉज, जिनका फिजिकल ऑटोनॉमी है, वो जो है उन्होंने कहा कि हमारा खतरा आ गया है, बिकॉज सेंटर इज इंडल्जिंग या क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है हमारे जो फिजिकल ऑटोनॉमी थी उसकी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सेंट्रल स्टेट की जो क्रिटिसिज्म में भी आता है, कि पॉलिटिक्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल। देखो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में ये एक और एस्पेक्ट है जो प्रेसिडेंट रूल का इम्पोज कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट रूल ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है, हालांकि ये जो है सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू भी है, कि वेदर इट वाज राइट और इट वाज रॉन्ग, ओके। तो कंट्रोवर्शियल भी है, स्पेशली व्हेन इट्स सीन एज बीइंग पॉलिटिकली मोटिवेटेड। कभी कभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होता है। बहुत सारी स्टेट ने ये आर्ग्यू किया था ये प्रोविजन एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस करने के लिए, जो अगेंस्ट डेमोक्रेसी, दैट आर नॉट अलाइंड विद द सेंटर एंड अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। जो सेंटर्स के साथ अलाइन नहीं है, वैसे जो उनके डिसीजंस इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, तो उनको जो है उनके ऊपर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स भी हैं, जैसे रिवर वाटर डिस्प्यूट, रिवर वाटर शेयरिंग का, या बाउंड्री इश्यूज़ हैं, या रिसोर्स एलोकेशंस पे कंटिन्यू टू टेस्ट द लिमिट्स ऑफ द इंडियन फेडरल फ्रेमवर्क। सुप्रीम कोर्ट ऑफन इंटरवीन, बहुत सारी बार सुप्रीम कोर्ट खुद इंटरवीन करता है और आर्ग्यू करता है कि सेंटर को प्ले करना चाहिए मोर एक्टिव रोल ऐसे कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए, जो वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं कोई दोनों स्टेट्स के बीच में, या किसी पानी से, या कोई और लैंड डिस्प्यूट्स हो गया, ठीक है, इस तरह के डिस्प्यूट्स में। बट सुप्रीम कोर्ट ने आर्ग्यू किया कि इन्हें करना चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो 7th शेड्यूल में ना वो लिस्ट दी हुई है कि किन किन लिस्ट पे, जैसे यूनियन लिस्ट दी हुई है कि 98 थे ओरिजिनली, अब 98 थे, लिस्ट 1 में 98 है, ओरिजिनली 97 थे, कि इन 98 अब जो है 98 जो लिस्ट में नाम दिए कि इन पे जो है कानून बना सकती है, जैसे बैंकिंग है, रेगुलेशन है, इंश्योरेंस है, या फिर डिफेंस है, या फिर टेलीकम्युनिकेशन या कुछ और है। इन चीज़ों पे जो है सेंटर जो है इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ द जो होल कंट्री जो कॉमन है उनके लिए, उन पे जो है यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट में ओरिजिनली 66 से घटा के 59 हो गए, कुछ जो है 1946 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के टाइम बहुत सारी चीज़ें कंकरेंट लिस्ट में भी डाल दी गई। तो इन चीज़ों पे जो है स्टेट बना सकती है लॉ, इनमें सेंटर इंटरफेयर नहीं करेगी, सब्जेक्टेड टू सर्टन लिमिटेशन एंड सर्टन एक्सेप्शंस हैं इसमें, वो हम पढ़ेंगे। फिर कंकरेंट लिस्ट है, जिसमें ओरिजिनली 47 थे, अब 52 हैं जो लिस्ट में, जिसमें क्या है स्टेट बना सकती है। स्टेट जैसे स्टेट तो इसमें बना सकते हैं, जैसे लैंड है, एग्रीकल्चर है, इन चीज़ों पे स्टेट लॉ बना सकती है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। कंकरेंट लिस्ट में दोनों पार्टीज़ जो है लॉ बना सकती है। हालांकि अगर दोनों पार्टीज़ लॉ बना रही हैं कंकरेंट लिस्ट के कुछ आइटम्स में, अगर सेंटर भी लॉ बनाती है तो स्टेट भी बनाती है, तो सेंट्रल का लॉ प्रिवेल करेगा। यूनिटरी फीचर है जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का। तो ये लिस्ट दी हुई है 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, जिसमें अकॉर्डिंगली वही कानून जो लिस्ट में बनूं उन पे ही कानून बना सकती है गवर्नमेंट जो है रिस्पेक्टिव, ओके। तो इन लिस्ट में 7th शेड्यूल में ये दी हुई है। ये डिस्टिंक्ट एक क्या है, डिस्टिंक्ट लिस्ट दी हुई है। पार्लियामेंट लेजिस्लेचर इन द स्टेट फील्ड, कब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में जो दी गई हैं चीज़ें उन पे बना सकती है कानून, जब राज्यसभा पास करे कोई रेजोल्यूशन कि तुम स्टेट लिस्ट के इस फलाने, मतलब फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर पे तुम कानून बना सकते हो, तभी बना सकते हो जब राज्यसभा जो है रेजोल्यूशन पास करेगी। दूसरी, जब कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है किसी दूसरी कंट्री के साथ, वो इंप्लीमेंट करना है, तब स्टेट लिस्ट के किसी भी कानून में सेंटर जो है यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ है जब कोई स्टेट रिक्वेस्ट करेगी कि हमारे इस फलाने जो है इस मुद्दे पर से पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करे कि आप जो है कानून बनाए, ठीक है। या ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी लगती थी, आर्म्ड रेबेलियन या जैसे भी है एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रेबेलियन के टाइम पे भी बना सकती है, ठीक है। फिर है या जब प्रेसिडेंट रूल लग जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो भी तो कौन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसमिस कर दिया जाएगा ना, तब भी कानून बना सकती है, ठीक है। तो इन सारी सिचुएशंस में जो है पार्लियामेंट हैज़ ए पावर टू लेजिस्लेट इन द
इन द लिस्ट गिवन इन द स्टेट लिस्ट। ओके, जो स्टेट लिस्ट में दिए गए यहाँ पे इसमें कानून बना सकती है इन सिचुएशंस में। ओके, ये चीज़ एक फीचर्स याद रखना, ठीक है, कब कब बना सकती है। अब पढ़ते हैं हम लोग, एक ओवरऑल हमने जो है बेसिक समझ लिया कि क्या क्या सेंट्रल स्टेट्स के इश्यूज हैं, क्या चीज़ें हैं, फेडरलिज्म का क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी लिस्ट है, कैसे कैसे चलता है। अब हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप। हम पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ेंगे, फिर फाइनेंशियल पढ़ेंगे, फिर लेजिस्लेटिव, ये सारे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ये 2 लेक्चर्स में जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप पढ़ते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 256 से 263 में दिया हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन यूनियन और स्टेट लिस्ट वो डिफाइन करता है आर्टिकल 256 से 253 में ऑफ चैप्टर 1 ऑफ पार्ट के 11। ओके, अब आर्टिकल प्राइमली डील विद दिस आर्टिकल बाय फ्रेमवर्क फॉर इंश्योरिंग कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन जो होगा सेंटर और स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ और एग्जीक्यूशन लॉ के, कैसे एडमिनिस्टर करना है लॉ को और कैसे एग्जीक्यूट करता है उस कानून को जो बनाया जाएगा, आइदर वो सेंटर ने बनाया या स्टेट ने बनाया। तो सबसे पहले आर्टिकल पे चलते हैं, 256 के ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड द यूनियन टू इम्प्लीमेंट लॉज। क्या क्या ऑब्लिगेशन है स्टेट पे और यूनियन पे इम्प्लीमेंट। आर्टिकल 256 प्रोवाइड करता है बेसिस एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप का। कौन सा 256 बिटवीन यूनियन स्टेट। इट रिक्वायर्स स्टेट टू असिस्ट यूनियन गवर्नमेंट इन इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अगर कोई लॉ पार्लियामेंट बनाती है यूनियन गवर्नमेंट तो ये लॉ, ये आर्टिकल ये असिस्ट करता है कि स्टेट गवर्नमेंट को वो लॉज को जो है पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज को अपने लैंड पे इम्प्लीमेंट करना है अपनी टेरिटरी में। ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट, ये मैंडेट करता है स्टेट को कि मस्ट एक्ट इन अकॉर्डिंग विद डायरेक्शन जो यूनियन गवर्नमेंट ने दी है व्हेन इट्स कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग यूनियन लॉ। कोई भी यूनियन लॉ जब इंप्लीमेंट करना है किसी, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में बैठ के पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वेस्ट बंगाल को, ये लॉ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी ज़मीन पे, ये ऑब्लिगेशन देता है आर्टिकल 256 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर नहीं मानोगे तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, तुम डायरेक्शन ऑफ यूनियन नहीं चलोगे, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलोगे, तो डायरेक्टिव पावर है यूनियन की। अगर स्टेट फेल हो जाती है टू इम्प्लीमेंट और कंप्लाई विद द यूनियन लॉज और डायरेक्शन, द यूनियन गवर्नमेंट कैन इशू इंस्ट्रक्शन टू डायरेक्टिवली टू इंश्योर द स्टेट कंप्लाई, के स्टेट को इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कैन इम्पोज प्रेसिडेंट रूल और लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड हो सकती है। ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ। यूनियन पावर टू इशू डायरेक्शन, देखो यूनियन गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो इशू कर सकती है डायरेक्शन स्टेट को कि कैसे इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना है जो पार्लियामेंट ने बनाया है। ये इंश्योर करता है कि जो नेशनल लॉज हैं वो यूनिफॉर्म हो पूरी कंट्री में, जो नेशनल लॉज बने हैं पार्लियामेंट के द्वारा वो ये नहीं अलग अलग हो जाए, ठीक है। ये आर्टिकल 260 क्या है 256 बताता है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 257 पे। देखो 250 कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट इन, बहुत सारे मैटर्स में यूनियन गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल रखती है। कैसे? डायरेक्शंस, बहुत सारी चीज़ों में, जैसे यूनियन डायरेक्टिव अथॉरिटी, यूनियन गवर्नमेंट इशू कर सकते हैं डायरेक्शन स्टेट के इंश्योर करे वो यूनियन पॉलिसी, जो यूनियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और लॉज हैं उनको उन एरियाज़ में कॉन्स्टिट्यूशन जैसे प्रोवाइड करता है कंट्रोल करने के लिए, इंक्लूडिंग जैसे मैटर जो यूनियन लिस्ट के मैटर्स हैं। अब पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, पार्लियामेंट खुद जाकर स्टेट में थोड़ी इंप्लीमेंट करेगी, वो तो उस पर्टिकुलर स्टेट को बोलेगी ना। या कंकरेंट लिस्ट में कोई लिस्ट में कोई चीज़ है उस पर कानून बनाया है तो चाहेगी ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में या वाइल्ड लाइफ में कोई कानून बनाया तो इसको कंप्लाई करे। जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं उन पे आर्टिकल इज पर्टिकुलरली रेलेवेंट व्हेन इट कम्स टू इशूइंग द रिक्वायर यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द, एक यूनिफॉर्म होना चाहिए ना इंटरनेशनल, अगर कोई इंटरेस्ट है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल ए यूनिफॉर्म लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए पूरे दिन, मिलिट्री रेगुलेशन एक तरह के अंदर, डिफेंस की पॉलिसीज़ हैं कोई, फॉर एग्जाम्पल अगर यूनियन गवर्नमेंट इशू कर रही है डायरेक्शन रिगार्डिंग मैटर लेके इकोनॉमिक प्लानिंग या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए या किसी अदर एरियाज वेयर यूनिफॉर्म पॉलिसीज आर नीडेड, ठीक है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक तरह का होगा तो ठीक होगा ना, अलग अलग हो तो कैसे होगा? तो यूनियन गवर्नमेंट इशू कर रही है ना, वो इकोनॉमिक प्लानिंग कोई है, इस तरह से एग्रीकल्चर विल बी डन, तो एक यूनिफॉर्म पर्सपेक्टिव होगा ना, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे तो कंप्लाई करना पड़ेगा ना स्टेट को, ठीक है। फिर हम चलते हैं आर्टिकल 258, ये पावर देता है यूनियन को टू इंटर इनटू एग्रीमेंट विद स्टेट्स। कैसे? देखो कि इंटर इनटू एग्रीमेंट विद द स्टेट ऑन द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट सेकंड ऑफ द 7th शेड्यूल व्हिच नॉर्मली फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इट अलाउज सेंटर एंड स्टेट टू वर्क टुगेदर ऑन इश्यूज ऑफ कॉमन कंसर्न्स। के मतलब जो स्टेट के और यूनियन के जो है, अब यूनियन गवर्नमेंट तो ऑल ओवर द इंडिया का है,
लेकिन किसी स्टेट के साथ और यूनियन का जो है एक गट्ठे मिलकर एक एग्रीमेंट में काम किया जाए स्टेट को कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, जो चाहे यूनियन की यूजुअल जुरिस्डिक्शन से बाहर भी हो, बट for the matter of cooperative federalism, for the betterment of our country, sometime we have to work together. For example, we have to work with MP मध्य प्रदेश, ओके। अब फॉरेस्ट जो है मध्य प्रदेश की लैंड पे है ना, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्री की एक कंट्री का एक रिसोर्स है, वन ऑफ द वैल्यूएबल रिसोर्स, तो वो दोनों मिल के इन फॉरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ जो है स्टेप्स ले सकते हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आता है कि नहीं, दोनों मिल के काम कर रहे हैं, स्टेट कंसर्न। अब फॉर दिस टू हैपन, इस चीज को करने के लिए द स्टेट गवर्नमेंट, एक्चुअली तो फॉरेस्ट तो कंकरेंट लिस्ट में आ जाता है, लेकिन मैं एग्जांपल दिया, ये चीज करने के लिए गवर्नमेंट को एग्री करना करेगा ना, स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेके कि किस तरह के टर्म्स और कंडीशन पे एग्रीमेंट होगा, अलो करेगा यूनियन गवर्नमेंट को कि वो इंप्लीमेंट करने अपने मेजर्स हमारी स्टेट में। एग्जाम्पल, अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट जॉइंटली डेवलप एक रिवर या फिर और मैनेज करें किसी रिसोर्स को, है ना, 2 स्टेट्स के बीच में कोई रिवर जा रही है, 3 स्टेट्स के बीच में, तो यूनियन गवर्नमेंट इंटर हो सकती है एग्रीमेंट में कि कैसे कॉपरेट करना है, इन सारी स्टेट्स को मिल के काम करना है किसी रिवर्स को सेव करने के लिए, या उस वहाँ कोई डैम बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो ताकि 2-3 स्टेट्स अगर मिल के काम करें तो यूनियन उसके बीच में एक तरह का क्या है, हेड का काम कर रहा है, तो फैसिलिटेट कर रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये आर्टिकल 258 का था। अब आर्टिकल 259 की तरफ चलते हैं। ये बताता पावर ऑफ स्टेट टू इंट्रस्ट फंक्शंस टू द यूनियन, मतलब ये अलो करता है गवर्नमेंट को डेलीगेट करने के लिए फंक्शंस टू द यूनियन लिस्ट। दिस प्रोविजन एम्पावर स्टेट टू इंट्रस्ट द यूनियन विद द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टन लॉज और पॉलिसी इन केस वेयर स्टेट फाइंड इट मोर एफिशिएंट और नेसेसरी फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। कि स्टेट सोचे कि कोई नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो है ये ज़रूरी है कि वो यूनियन लिस्ट से मदद मांगे कि वो एग्जीक्यूट करे ये लॉज हमारे यहाँ। डेलीगेशन ऑफ फंक्शन हो गया, मतलब स्टेट रिक्वेस्ट कर रही है यूनियन को वो इंप्लीमेंट करे या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले म्यूचुअल कंसर्न्स के लिए, जहां स्टेट को नीड है नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशंस की। फॉर एग्जांपल, जम्मू एंड कश्मीर या ले लो, या कहीं पे भी कोई उत्तराखंड ले लो जहां चाइनाज इनकर्जन हो रहा है या कहीं पे, तो वो रिक्वेस्ट करेगा स्टेट को कि ये मेजर्स, सेंटर को ये मेजर्स लिए जाएं हमारे बॉर्डर एरियाज में हमारे लोगों के लिए, तो वो हेल्पफुल हो एज एक नेशनल लेवल इंटरेस्ट के लिए भी, कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट माइट आस्क यूनियन टू टेक ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोई नेशनल स्कीम है, जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट मनरेगा है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, ठीक है। तो सेंटर को कहेगा कि आप जो है एक नेशनल इंटरेस्ट के लिए, और स्टेट लैक कर रही है इतने रिसोर्सेज को वो खुद इंप्लीमेंट कर पाए, तो वो यूनियन से रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, कि आप हमारे साथ ये काम किया जाए। ये आर्टिकल 259 जो है पावर देता है। अब आर्टिकल 260 कहता है कि पावर ऑफ यूनियन टू एक्सटेंड इट्स जुरिस्डिक्शन टू स्टेट, मतलब अपनी यूनियन पावर वो जुरिस्डिक्शन अपनी एक्सटेंड कर सकता है। कैसे? देखो, 260 डील करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनियन लिस्ट to the state in certain cases. कैसे? The article enables the union government to make laws that apply to union territory, but with consent of state extend these laws to state as well. कुछ लॉज जो यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, समझना, यूनियन गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया है किसके लिए? टेरिटरीज के लिए। यूनियन टेरिटरीज होती है ना, ठीक है, और स्टेट उनसे ये है वो विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट की कंसेंट के साथ ये कानून जो है पर्टिकुलर स्टेट में भी अप्लाई हो सकते हैं अगर वो सूटेबल हैं। तो विद द कंसेंट यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को पूछ सकती है कि ये हमने टेरिटरीज के लिए कुछ कानून बनाया, अगर इफ यू लाइक दिस यू कैन ऑल्सो हैव दिस। तो 260 ये पावर देती है, जुरिस्डिक्शन देती है यूनियन को, वो एक्सटेंड कर सकती है अपनी जुरिस्डिक्शन स्टेट्स में। एप्लीकेशन ऑफ यूनियन लॉ, देखो यूनियन लॉज हैं, ये यूनियन लिस्ट के लॉज हैं, मतलब प्रोविजन इंश्योर करते हैं कि यूनियन पॉलिसीज हैं थोज रिलेटेड टू टैक्सेशन या कोई नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड कैन बी मेड एप्लीकेबल टू स्टेट। अगर ऐसी ज़रूरत कोई जाग जाती है कि ये टैक्सेशन या नेशनल सिक्योरिटी के मामले में, तो वो उनसे कंसेंट लेके वो लॉज वहाँ पे भी अप्लाई कर सकती है। एग्जांपल, अगर यूनियन को नीड है टू इम्पोज कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन किसी नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड अगर स्टेट या किसी यूनियन टेरिटरी में, तो स्टेट क्या है, मस्ट एग्री टू एक्सटेंड इट्स यूनियन जुरिस्डिक्शन टू दैट एरिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर मतलब अरुणाचल प्रदेश में जो है चाइनाज इनकर्जन इज कंटिन्यूस है ना, तो ये यूनियन को जो है पावर देती है कि वो जो है नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखे हुए यहाँ यूनियन के लॉज एप्लीकेबल कर सकती है, ताकि एक कंट्री की जो है टेरिटोरी को सेफ रखने के लिए वो अप्लाई कर सकती है। ये पावर देता है आर्टिकल 260 कि वो यूनियन की जुरिस्डिक्शन उस एरिया में दे सकता है, बढ़ा सकता है विद द कंसेंट ऑफ स्टेट ऑल्सो।
ओके। अब आर्टिकल 261 पे चलते हैं। मैं आपको आर्टिकल वाइज इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यही कंटेंट में ऐसे भी समझा सकता हूँ, लेकिन आर्टिकल में आपको जनरली बता रहा हूँ। आपको आर्टिकल याद रखना या ना रखना वो आप तक है, नहीं भी रखोगे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आप समझ जाओगे किस टाइप से। ठीक है। आर्टिकल 261 क्या करता है कि ये रिक्वायर द स्टेट टू रिकॉग्नाइज एंड गिव फुल फेथ एंड क्रेडिट टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ अदर स्टेट। कैसे कि स्टेट्स को ये टू गिव फुल फेथ एंड क्रेडिट टू पब्लिक, ये जो पब्लिक एक्ट्स है, जो कानून पास किए गए हैं, या जो रिकॉर्ड्स या कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, उनमें पूरी तरह से गिव फुल फेथ एंड क्रेडिट देना है उन चीज़ों को। ये दे हैव टू रिकॉग्नाइज दोज थिंग्स। इंटरस्टेट रिकॉग्नाइजेशन ये इंश्योर करता है कि जुडिशियल और लीगल एक्शंस जो हैं, जो एक स्टेट में लिए गए हैं और इन्फोर्स किए गए हैं, वो दूसरी स्टेट में भी हों। अगर इफ ए जजमेंट इज पास्ड, एग्जांपल दे रहा हूँ, इन वन स्टेट्स कोर्ट, एक स्टेट के कोर्ट में एक जजमेंट पास की गई कि इट मस्ट बी गिवन फुल रिकॉग्निशन बाय कोर्ट इन ऑल ओवर द स्टेट्स, बाकी स्टेट्स में भी उस चीज़ का जो है उसकी रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए। हम बहुत बार जब केसेस होते हैं डिफरेंट स्टेट्स में, तो वो लोग दूसरे देखो हाई कोर्ट्स, फलाने हाई कोर्ट ने 1960s में, 70s में, 80s में ये जजमेंट दी थी इस सिचुएशन में, तो वो मतलब वो क्या एक रिकॉर्ड रखा हुआ है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का, वो अप्लाई कर सकते हैं सेम इशू में दूसरी जगह पे। ये क्या करता है, यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करता है पूरी कंट्री में। सिमिलरली एक डॉक्यूमेंट जैसे बर्थ सर्टिफिकेट अगर इशू किया जाए एक स्टेट की जो है, वो एक्सेप्टेड होगा बाकी स्टेट्स में भी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। रिकॉर्ड्स अगर हम किसी एक कॉलेज में पढ़ के आए, वो दूसरी स्टेट में वो उस कॉलेज का अप्रिशिएट क्या होगा, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग हुई है कि ये बंदा जो है, फॉर एग्जांपल एक स्टेट के हाई कोर्ट ने बता दिया कि नहीं ये निर्दोष है, इट्स नॉट गिल्टी, है ना, नॉट गिल्टी बाय स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मान लो उत्तर प्रदेश, तो वो उत्तराखंड जब जाएगा तो ये नॉट गिल्टी रहेगा क्योंकि फलानी कोर्ट ने इसको बरी कर दिया, हाई कोर्ट ने। ये थोड़ी वहाँ बोलेंगे कि ये नॉट गिल्टी उत्तर प्रदेश ने दिया था, उत्तराखंड में ये हम दोबारा इस पर केस चलाएंगे, ये गिल्टी है। समझे। डिस्प्यूट रिलेटेड टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज, देखो आर्टिकल 263 डील करता है किसके साथ, कोई भी डिस्प्यूट जो वाटर रिलेटेड होगा, कोई इंटर स्टेट, एक स्टेट और दूसरी स्टेट्स के बीच में, या कोई रिवर वैली के बारे में, तो यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है और ट्रिब्यूनल बना सकती है रिजोल्व करने के लिए ऐसे डिस्प्यूट्स दो स्टेट्स के बीच में। In case of conflict between the states over the river water distribution, union government can intervene by constituting a tribunal to settle the matter. The decision of tribunal is binding. तो जब दो स्टेट्स के बीच में कोई पानी से रिलेटेड या रिवर वाटर से रिलेटेड या उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई झगड़ा हो, फॉर एग्जांपल है नर्मदा का झगड़ा हो, किसका डिस्प्यूट ओवर दी नर्मदा का झगड़ा हो गुजरात और एमपी के बीच में, तो क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है और ट्रिब्यूनल बना सकती है इन दोनों को कि वाटर डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए। अब ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं वो हम आगे जाके समझेंगे, और ट्रिब्यूनल का फैसला जो है उन पर बाइंडिंग होगा। जैसे डिस्प्यूट लाइक थोज ओवर द कावेरी रिवर की वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में, तो इसको एड्रेस करने के लिए इस एड्रेस्ड अंडर दिस आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 262 के अंडर, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट कर सकते हैं ट्रिब्यूनल इन इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए, ओके। फिर आर्टिकल 263 आता है, प्रोविजंस ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर पूछा जाए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर दी हुई आर्टिकल ये प्रोवाइड करती है एस्टेब्लिश करने के लिए एक इंटरस्टेट काउंसिल। ये काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखना, जो सेट की जाए प्रमोट की, जो कॉपरेशन प्रमोट करेगी क्या, फैसिलिटेट करेगी और प्रमोट करेगी कॉपरेशन यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। इंटर स्टेट काउंसिल का पर्पस क्या है, इज टू इंटेंड टू रिजोल्व जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं बिटवीन स्टेट्स, जो दो स्टेट्स के बीच में कोई झगड़े हैं उसको रिजोल्व करने के लिए काउंसिल बनी हुई है। इश्यूज डिस्कस करेंगे नेशनल इंपॉर्टेंस के एंड कोऑर्डिनेट करेंगी वैसी पॉलिसी जो अफेक्ट करती है मल्टीपल स्टेट्स को। इट कैन ऑल्सो इट कैन बी क्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्रिएट कर सकता है ये काउंसिल, ठीक है। एग्जाम्पल, इंटरस्टेट काउंसिल हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन डिस्कसिंग रिलेटेड टू इशूज सच एज वाटर शेयरिंग या इकोनॉमिक प्लानिंग या इंटरस्टेट माइग्रेशन। इन इशूज़ को रिजोल्व करने के लिए ना, माइग्रेशन का इशूज़ होता है, लोग बोलते हैं हमारी स्टेट में ज़्यादा माइग्रेट होकर आ गए, हमारी स्टेट से सब माइग्रेट होकर उधर चले गए, तो इस तरह के इशूज़ या कोई वाटर का डिस्प्यूट्स का इशूज़ है, तो दिस काउंसिल जो इंटरस्टेट काउंसिल है वो बड़ी ही हेल्पफुल है। ये क्या प्रमोट करती है, ये प्रमोट करती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स एंड बिटवीन सेंटर।
माइग्रेशन के इशू, वाटर शेयरिंग, कोई इकोनॉमिक प्लानिंग है, फॉर एग्जांपल 2 स्टेट्स वांट टू इम्प्लीमेंट एन इकोनॉमिक प्लानिंग, या 3 स्टेट्स है ना, तो क्या ये इंटरस्टेट काउंसिल हेल्प करेगी सेम टाइप्स की जो है इश्यूज़ को रिजोल्व करने के लिए, यूनिक डिसीजंस लेने के लिए। ओके, सो ये जो है हमने कुछ आज जो है पढ़े हैं आर्टिकल 263 तक। क्या पढ़ा हमने? कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पढ़ी, कुछ बेसिक्स कैसे जो है इंटर से जो सेंटर स्टेट जो है सेंटर स्टेट जो है रिलेशनशिप जो है इवोल्व हुआ ओवर द टाइम। हमने 1950 से लेकर 2000 तक पढ़े। उसके बाद बियॉन्ड क्या इश्यूज़ हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ क्या है, मैंने आपको थोड़ा हल्का हल्का आज पढ़ाया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि खुद आप देखोगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, 1-2 बार इनको पढ़ोगे। फिर हमने वेरियस आर्टिकल्स डिस्कस किए जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप को जो है बताता है, किसके? सेंटर और स्टेट के बीच के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप को। आगे हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल जो है रिलेशन जो सेंटर और स्टेट के हैं। फिर हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव कुछ रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम इनको कंप्लीट करके फिर हम कुछ जो है कमीशंस देखेंगे, वेरियस कमीशन। कल जो है सेकंड लेक्चर में जो है हम लोग इनको पूरा कंप्लीट कर देंगे। फिर कमीशंस देखेंगे, जैसे पुंछियाई कमीशन है, सरकारी कमीशन है, क्या उनके रिकमेंडेशंस थे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को और इम्प्रूव करने के। ठीक है, हम कुछ क्रिटिसिजम्स पढ़ेंगे कि क्यों सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स डिटोरिएट हुए हैं ओवर द ईयर्स। अच्छा, कौन कौन से कारण थे। तो इस तरीके से हम सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स को जो लेक्चर्स हैं उसमें कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट हम फिर उसके बाद पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बाद पढ़ेंगे हम लोग इंटर स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टेट्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।